गुड मॉर्निंग। ये वेंसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 में क्या पढ़ा रहे थे? तो क्लास 12 में हमने स्टार्ट किया था साउंड वेव्स। साउंड वेव्स हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले वाले लेक्चर में साउंड वेव में क्या क्या बता दिया गया है। तो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सबसे पहला बात ये याद रखना है, ठीक है। फिर साउंड वेव जो है वो कंप्रेशन और रेफ एक्शन फॉर्म करके मूव करता है, ये बता दिया था। फिर हमने ये देखा कि जो साउंड वेव है उसमें तीन तरह के इक्वेशन लिखे जा सकते हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, प्रेशर वेव इक्वेशन और डेंसिटी वेव इक्वेशन। जो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन था S इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। जो प्रेशर वेव का इक्वेशन है वो होता है डेल्टा पी इक्वल्स टू बीटा के एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई टू। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन पता है तो प्रेशर वेव का इक्वेशन में क्या कर देंगे, पाई बाई टू का एक्स्ट्रा फेज दिखा देंगे। और प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, बीटा के एस नॉट, जहां पर बीटा क्या है, बीटा इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। के वेव नंबर है एंड सो ऑन। इसी तरह से डेंसिटी वेव का भी इक्वेशन बताया था। अब ये जो इक्वेशन है ना वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो इक्वेशंस के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे उतना ज्यादा, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इक्वेशंस ऐसे लिखते हैं। कंपेयर करने वाले क्वेश्चन सिंपल सिंपल आ सकते हैं। फिर हमने बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था रूट ओवर ऑफ बीटा अपॉन रो, अगर फ्लूइड्स में मूव कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर सॉलिड में मूव करता है तो रूट ओवर ऑफ गामा डिवाइडेड बाई, सॉरी रूट ओवर ऑफ वाई, यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई रो। फिर हमने क्या किया था, न्यूटन भाई साहब ने प्रेडिक्ट किया था कि जब भी साउंड में एयर प्रोपेगेट करता है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग से उन्होंने क्या किया था, फॉर्मूले को यूज करके साउंड का जब स्पीड कैलकुलेट किया तो उसका वैल्यू आया था 280 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का वैल्यू ऐसा आया था जो एक्चुअल वैल्यू से कम था। अब इसको करेक्ट किया था लैपलेस नाम के साइंटिस्ट ने। लैपलेस ने बोला कि जो साउंड का प्रोपगेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस है मतलब वहां पर क्या होगा, कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन इतना सडनली फॉर्म होता है कि इतना टाइम नहीं मिलता हीट एक्सचेंज के लिए। अब उन्होंने जब उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कंसिडर करके जब स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था एयर में तो उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकंड के आसपास आ रहा था, जो रियलिटी से पास में था, ठीक है। अच्छा, फिर हमने उसमें एक और रिलेशन निकाला था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो रूट ओवर ऑफ गामा आर टी अपॉन एम नॉट आएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पर गामा क्या है, गामा पॉइजन रेशियो है सीपी अपॉन सीवी, 1+2 डिवाइडेड बाई एफ से भी लिखते हैं। अब ये स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। फिर हमने प्रेशर के साथ वेरिएशन देखा था। प्रेशर के साथ कोई वेरिएशन नहीं होता, ये मैंने बताया था आपको। क्यों? क्योंकि पी और रो का वैल्यू जो होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। प्रेशर अगर आप चेंज करोगे तो डेंसिटी भी चेंज होगा, तो जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। फिर ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग बताया था, तो ह्यूमिड एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ड्राई एयर। इतना कुछ मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। आज अपने को स्पीड ऑफ साउंड से आज हम क्या करने वाले हैं, साउंड वेव का रिफ्लेक्शन, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस होने के बाद क्या होगा, ऑर्गन पाइप क्या होते हैं, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले लेक्चर से इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज जो पढ़ाने वाला, ठीक है। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन निकाला था, S इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आया था। माइनस के एक्स, ऐसा कुछ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन आया था। अब यहां पर क्या है ना, एकदम ध्यान से समझना जो भी बोलूंगा। जब हमने ट्रांसवर्स वेव पढ़ा था ना, तो ट्रांसवर्स वेव धागे में ही चलता था। ट्रांसवर्स वेव धागे में ऐसे चलता था और यहाँ पर क्या होते थे, वेव का प्रोपेगेशन इधर हो रहा है और पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये वेव फॉर्म बनता था ऐसा।
बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह का एयर का कॉलम बनाया था। अब कंप्रेशन रेफ्रैक्शन इस तरह से वेव प्रोपेगेट कर रहा है। इसमें हम बोलते थे कि अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल का ऑसिलेशन भी ऐसा ही होगा, क्या इसी के अलोंग होगा। अब यहाँ पर तो वेव फॉर्म ऐसा दिखता था, इसलिए ट्रांसवर्स वेव में ऐसा वेव फॉर्म बनाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन एक जैसा है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका भी डायग्राम क्या करने वाले हैं, ऐसा ही फॉर्म करके बनाने वाले हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का भी डायग्राम जो होगा वो ऐसा ही बनाएंगे, ऐसा ही दिखाने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब अगर ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेव अगर हम ऐसा दिखाने वाले हैं, तो जो प्रेशर वेव होगा वो क्या होगा, प्रेशर वेव। अब देखो, प्रेशर वेव अगर मैं लिखता तो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, ऐसा होता क्या। अब पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, इसका मतलब ये होगा जब ये अपने मैक्सिमम पर होगा तो डेल्टा पी अपने मिनिमम पर होगा, जब ये अपने मिनिमम पर होगा तो डेल्टा पी अपने मैक्सिमम पर होगा। तो अगर प्रेशर वेव का डायग्राम हम बनाएंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रेशर वेव ऐसा बनाएंगे। सही से बनाओ भाई साहब, नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा ना। देखो, जब इसका मैक्सिमम ऐसे, फिर ये यहाँ पे 0 हुआ, फिर इसका मैक्सिमम यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है। फिर इस तरह का ऐसा कोई ग्राफ दिखेगा, सही बनाया ना भाई साहब। ये हो गया, इसका मैक्सिमम आ रहा है, मतलब इसका 0 आ जाएगा। हाँ, इस तरह ग्राफ दिखेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम ग्राफ को बार बार ऐसा बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसा हो रहा है। सिंस ये साइनसॉइडल इक्वेशन होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेव को ऐसा और प्रेशर वेव को इस तरह से हम बना लेंगे। लेकिन पार्टिकल का वाइब्रेशन इस बार वेव फॉर्म ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं समझेंगे सर ये वेव फॉर्म दिख रहा है क्या, नहीं। ट्रांसवर्स वेव में वेव फॉर्म ही ऐसा दिखता था, डिस्प्लेसमेंट वेव में हम ऐसा बनाने वाले। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हमें बात करना है रिफ्लेक्शन का। तो मैं बार बार डिस्प्लेसमेंट वेव ही बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स में भी अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेव पे ही रहता है, प्रेशर वेव पे बहुत कम रहता है। अब रिफ्लेक्शन में आपको ना एक बात याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन इन longitudinal wave, reflection in longitudinal wave is just opposite. Reflection in longitudinal wave is just opposite to reflection in transverse वेव, ठीक है। जैसे यहां पर इस साइड रखते हैं ट्रांसवर्स वेव और इस साइड रखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो होता है इसका भी रीजन बता दूंगा, लेकिन अभी आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। दो तरह का हमने सपोर्ट देखा था, एक होगा हमारे पास फिक्स्ड, ये हमारे पास है फिक्स्ड एंड, और ये मेरे पास है फ्री एंड, ठीक है। फ्री एंड मतलब यहाँ पे ऐसा था, उसी तरह यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड और यहाँ पर ये फ्री एंड। अब अगर मैं बोलूं कि इंसिडेंट वेव जो है वो कुछ ऐसा है, फिक्स्ड एंड पे जब ट्रांसवर्स वेव मतलब वेव ऑन अ स्ट्रिंग, फिक्स्ड एंड पर जब ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन होता था तो एक तो फेज भी चेंज हो जाता था 180 डिग्री से, और डायरेक्शन भी चेंज हो जाता था। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव था वो कुछ ऐसा दिखता क्या, बिल्कुल। फ्री एंड में अगर वाइब्रेशन कराएंगे,
अगर फ्री एंड में रिफ्लेक्शन कराएंगे तो फ्री एंड में क्या होना है, फेज में कोई चेंज नहीं होता था, क्या चेंज हो जाता था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता था। पहले वेव ऐसा आ रहा था, अब ये वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा कुछ चला जाएगा क्या, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रांसवर्स वेव का जस्ट ऑपोजिट होना है। अगर मैं बोलूं कि जो इंसिडेंट वेव है, जो इंसिडेंट वेव है वो कुछ ऐसा आया था, इंसिडेंट वेव अगर ऐसा आ रहा था तो यहां पर फिक्स वाले में क्या होता था, फेज चेंज और डायरेक्शन चेंज दोनों होता था ना। यहाँ पर जब लॉन्गिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन होगा तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, जैसा फ्री एंड में होता था। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेव है वो कुछ तो ऐसा, अब ये इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव जो है, रिफ्लेक्टेड वेव वो मूव करके चला जाएगा। अच्छा, उसी तरह अगर फ्री एंड में वाइब्रेशन हुआ, फ्री एंड में अगर वाइब्रेशन हुआ, अगर फ्री एंड से वाइब्रेशन, देखो ये फ्री एंड है, फ्री एंड से अगर वाइब्रेशन होगा तो जैसा फिक्स्ड एंड के ट्रांसवर्स में हुआ था वैसा यहां पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फेज भी 180 से चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव। बात समझ में आया है क्या? तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव में जैसा रिफ्लेक्शन का पैटर्न था उसका जस्ट ऑपोजिट लॉन्गिट्यूडनल वेव में होने वाला है। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, अगर रिफ्लेक्शन, अब देखो यहां पर तो चलो धागे में हमने ट्रांसवर्स वेव होता हुआ दिखा दिया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन जो होगा वो हम किस में दिखाएंगे, ऑर्गन पाइप में। और ऑर्गन पाइप में जैसा यहाँ पर स्टैंडिंग वेव जनरेट होता है इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्शन वेव में, वैसा ही ऑर्गन पाइप हम यूज करेंगे जहां पर क्या होगा, स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगे। अब यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसा नहीं पढ़ने वाले हम कि सर जैसा ट्रांसवर्स वेव वहां पे था वैसा यहाँ पे लाएंगे, क्या नहीं, सिंपल सिंपल टर्म्स आएंगे। आप चाहो तो लेक्चर में याद कर लेना, आप जो जो आप याद करोगे उसी को मिला के क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में ज्यादा यही आते हैं। अब ऑर्गन पाइप बताते हैं, ऑर्गन पाइप क्या है। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होगा मतलब स्टैंडिंग वेव भी जनरेट होगा, तो स्टैंडिंग वेव स्टडी करने वाले हैं साउंड वेव में, तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन पाइप। अब ऑर्गन पाइप क्या है, तो ऑर्गन पाइप मतलब ऐसा समझ लो कि एयर का कॉलम होगा। ऑर्गन पाइप क्या होगा, एयर का कॉलम होगा जहां पर एयर ऑसिलेट कर सकता है। दो तरह के ऑर्गन पाइप होते हैं, एक होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और दूसरा होता है ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब फिक्स्ड एंड, जैसे वहां पर फिक्स्ड एंड था। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब फ्री एंड। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप को अगर मैं अलग से आपको डायग्राम बना के दिखाऊं कि ये होता क्या है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब है कि ऐसा एक ट्यूब होगा और इस ट्यूब का क्या करेंगे, एक एंड, इस ट्यूब का जो एक एंड है, इस एक एंड को क्या कर देंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे। ये डायग्राम हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब हो गया एक एंड ओपन रहेगा, क्लोज का मतलब ये नहीं कि सर दोनों ढक्कन बंद कर दे, क्या नहीं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब है कि एक एंड जो है वो बंद रहेगा, दूसरा एंड जो है वो खुला रहेगा। ओपन एंड ऑर्गन पाइप में क्या होने वाला है, ओपन एंड ऑर्गन पाइप में जो दोनों के दोनों एंड्स होंगे, जो दोनों के दोनों एंड्स होंगे वो क्या होंगे, खुले हुए होंगे। तो ये क्या है, ये है ओपन एंड ऑर्गन पाइप। ठीक है, अच्छा, अब मान लो अगर मैं बोलूं कि यहां पर हमने क्या किया, एक वेव इंसिडेंट कराया, यहां पर हमने एक वेव इंसिडेंट कराया। सपोज अब देखो ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, अगर मैं यहां पर बोलूं तो इस वाले एंड का कभी कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या, नहीं। तो ये जो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है, ये जो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है, यहां पर क्या आने वाला है, इस वाले पॉइंट पर हमेशा आएगा नोड। इस वाले पॉइंट पर हमेशा क्या आना चाहिए, नोड आना चाहिए। और ये जो ओपन वाला एंड है, यहां पर हमेशा क्या आता है, एंटी नोड आता है। बात समझ में आ रहा है क्या? उसी तरह यहां पर भी एंटी नोड आएगा और यहां पर भी क्या होगा, एंटी नोड आएगा। अब अगर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, अगर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव आपस में इंटरफेयर करेंगे तो जो वेव का पैटर्न बनेगा, जो वेव का पैटर्न बनेगा वो कैसा होगा, कुछ तो ऐसा दिखेगा। मिनिमम केसेस के अगर मैं बारे में बात करूं तो मिनिमम केस में यहां पर क्या दिखेगा, यहां पर ऐसा दिखेगा मिनिमम केस में, इस तरह से यहां पर दिखेगा। और इस वाले टाइम में क्या दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? अब बोलोगे सर ये मेरे को नहीं समझ में आया, तो मैं इसमें आपको रिफ्लेक्शन करके बताता हूँ कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा।
जैसे अगर मैं आपको रिफ्लेक्शन का पैटर्न बताऊं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता होगा, तो ये जो पॉइंट है ना, जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ऐसा है, अब ये कैसा है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक फिक्स सपोर्ट हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा एक फिक्स्ड सपोर्ट। अब फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होगा, जैसे वहां पर फिक्स सपोर्ट का मतलब हो गया कि ट्रांसवर्स वेव का फ्री एंड के जैसा। तो अगर यहां पर कंप्रेशन आता है, मान लो यहां पर आया कंप्रेशन, अगर यहां पर कंप्रेशन आया तो वापस क्या जाएगा, वापस कंप्रेशन ही जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जस्ट ऑपोजिट होगा जैसा ट्रांसवर्स वेव में हुआ था। अच्छा, अब अगर ये ऐसे फ्री एंड होता, ऐसे फ्री होता, और अगर यहां पर आया होता कंप्रेशन, तो कंप्रेशन अगर आया होता इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर फेज चेंज होना है ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये देखो कंप्रेशन मतलब यहाँ पर क्या है, एयर का डेंसिटी ज्यादा है। अब जैसे ये एयर का डेंसिटी ज्यादा यहाँ पे रहेगा और ये जैसे ये ओपन वाले एंड में आएगा, तो इसके जस्ट बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर प्रेशर कम, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लो प्रेशर की तरफ भागने स्टार्ट करेंगे। क्या? जैसे मान लो यहाँ पर आया कंप्रेशन, इस वाले पॉइंट पर कंप्रेशन आया, कंप्रेशन मतलब हाई डेंसिटी वाला कॉलम आया होगा, और एटमॉस्फेयर का डेंसिटी कांस्टेंट है। अब अगर ये प्रेशर के टर्म्स बोलूं तो ये हाई प्रेशर रीजन हो गया, ये लो प्रेशर रीजन हो गया, तो मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे क्या यहाँ पर। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेयरफैक्शन बन के वापस जाएगा। क्या? तो आया कंप्रेशन था, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या चला गया, रेयरफैक्शन चला गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, 180 डिग्री का फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पर कंप्रेशन आया, रिफ्लेक्ट होकर कंप्रेशन ही चला गया। अगर रेयरफैक्शन आता तो रिफ्लेक्ट होकर रेयरफैक्शन जाता। अच्छा, यहाँ पर अगर रेयर फैक्शन आ रहा होता ना, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि रेयर फैक्शन आता, तो रेयर फैक्शन के केस में क्या है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स इधर जंप कर जाते हैं। क्या? तो आया था रेयर फैक्शन, आया था रेयर फ्रैक्शन, वापस क्या जाएगा, वापस जाएगा कंप्रेशन। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी एयर कॉलम को ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव अगर इस तरह से पैटर्न बनाएंगे, मतलब वो अगर इंटरफेयर करेंगे, तो जैसा स्टैंडिंग वेव धागों में बना था, वैसा ही स्टैंडिंग वेव एयर कॉलम में भी बन जाएगा। क्या? अब यहाँ पर धागों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, ऑर्गन पाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस में दो तरह के ऑर्गन पाइप्स हैं, एक तो हो जाएगा क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप और दूसरा हो जाएगा ओपन एंड ऑर्गन पाइप। अब याद क्या रखना कि क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में जो होगा, जो क्लोज वाला एंड है, ये फिक्स सपोर्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। फिक्स सपोर्ट मतलब यहाँ पर क्या बन सकता है, नोड बनेगा। और जो ओपन एंड है वहां पर हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। कोई मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ मैं नहीं जा रहा। और अगर ओपन एंड ऑर्गन पाइप है तो इधर भी एंटी नोड बनेगा और इधर भी एंटी नोड बनेगा। ठीक है, अब मैं दोनों को डिटेल से क्या कर लेता हूँ, अलग अलग केसेस इनके समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पॉज करके डायग्राम नोट करूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अब जो मैं बोलूंगा ना, एकदम ध्यान से सुन लेना और याद कर लेना। यही क्वेश्चन आता है, इसी में क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है। अब जो ओपन, सॉरी ये ओपन नहीं है, क्लोज एंड ऑर्गन पाइप है। ये ऑर्गन पाइप कैसा है, क्लोज्ड एंड। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप मतलब एक एंड को क्लोज कर दिया, दूसरा एंड ओपन है। अब मिनिमम कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ पे बन सकता है नोड और यहाँ पे बनेगा एंटी नोड। इसका मतलब अगर मैं केस 1 के बारे में बात करूं, केस 1 या जो मिनिमम कंडीशन है, उसमें एल लेंथ जो है वो लैम्डा बाई 4 के इक्वल आ जाएगा। क्या? नोड और एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 4 का सेपरेशन होता है। तो अगर केस 1 का फ्रीक्वेंसी फाइंड किया जाए एफ, अगर केस 1 का फ्रीक्वेंसी फाइंड किया जाए एफ, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, रूट ओवर गामा आर टी अपॉन एम नॉट, ये फॉर्मूला जानते हैं, डिवाइडेड बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी में क्या करें, डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा के प्लेस में 4 इंटू एल लिख सकते हैं। क्या? तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब जो फर्स्ट केस होता है, ये जो फर्स्ट केस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो फर्स्ट केस या सबसे सिंपलेस्ट केस होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यही बोलते हैं ना, या फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। जैसा मैंने वहां पे पढ़ाया था वैसा यहाँ पर भी है। अच्छा, केस 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, केस 2, केस 2 में अगर देखोगे तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर एंटी नोड, फिर नोड, फिर नोड। इसका मतलब यहां से यहां लैम्डा बाई 2 और फिर यहां से यहां लैम्डा बाई 4।
तो एल लेंथ जो है वो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 के इक्वल है क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल जो है वो 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर है। तो केस 2 का अगर मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करूं, केस 2 का अगर मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूं, तो स्पीड ऑफ साउंड तो अभी भी वही रहने वाला है vs, और लैम्डा के प्लेस में 4l डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं क्या? अब ये 4l डिवाइडेड बाई 3 फंडामेंटल में जितने से मल्टीप्लाई करते थे वो हार्मोनिक्स होता था, तो ये हो जाएगा, या तो इसको बोल दो थर्ड हार्मोनिक, इसको बोल देंगे थर्ड हार्मोनिक, और बेसिक से कितना ज्यादा लूप है, तो बेसिक से एक एक्स्ट्रा लूप है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। ऐसा कुछ मैंने तुमको पहले भी बताया था, वापस से आ रहा है, बस ये याद रखने वाली बात है, कंपेयर करने ऐसे ही आता है। केस 3 में अगर मैं बात करूं, केस 3 में अगर देखोगे तो देखो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, यहां से यहाँ लैम्डा बाई 2, यहां से यहाँ लैम्डा बाई 2, तो ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा हो गया, और एक और लैम्डा, तो एल लेंथ जो है वो 5 लैम्डा बाई 4 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 2 फिर लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4। तो अगर थर्ड केस का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड तो अभी भी vs होने वाला है, लैम्डा के प्लेस में आ जाएगा 4l डिवाइडेड बाई 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा, या तो इसको आप बोलना फिफ्थ हार्मोनिक, या तो इसको बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, या इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ओवरटोन बोल सकते हैं क्या, इस तरह से, बिल्कुल। अब क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में अगर आप वापस से देखोगे तो जो बीच के हार्मोनिक्स है, इवन हार्मोनिक्स, वो गायब है क्या, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स हमारे पास मिल रहे हैं ना। अच्छा, अब इसका ना nth केस देख लेते हैं, इसका nth केस के बारे में अगर बात किया जाए तो nth केस के लिए क्या करते हैं, कितने लूप्स होने चाहिए, n लूप्स होने चाहिए, ये जो लास्ट वाला केस है उसी में nth केस बना देते हैं, कितने लूप्स होने चाहिए, डॉटेड डॉटेड दिखा दो इसको, ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखा दो, तो कितने लूप्स हैं यहाँ पर n नंबर ऑफ लूप्स है अगर, अब अगर n नंबर ऑफ लूप्स है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखो n नंबर ऑफ लूप्स है मतलब l जो है उसमें n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 तो होगा, n लूप्स मतलब एक लूप का लेंथ लैम्डा बाई 2 के बराबर है, तो n कंप्लीट लूप्स है तो n इंटू लैम्डा बाई 2 होगा, प्लस लैम्डा बाई 4 और ऐड करेंगे। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो लैम्डा बाई 2 तो मैंने कॉमन बाहर फाइंड आउट कर लिया, और यहां पर हो जाएगा n प्लस 1/2, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 4, ये l के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या होगा, जो nth केस का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो nth केस का फ्रीक्वेंसी होगा वो इन जनरल कैसे याद रखेंगे, इन जनरल याद रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्पीड ऑफ साउंड तो vs रहने वाला है, लैम्डा के प्लेस में ये 4l और इधर आ जाएगा 2n प्लस 1। अब ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, ये 2n प्लस 1th हार्मोनिक है, 2n प्लस 1th हार्मोनिक, और कौन सा ओवरटोन हो जाएगा, तो n लूप्स है तो यहां पर ये हो जाएगा nth ओवरटोन। बात समझ में आ रहा है क्या, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। अब क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे पास ओपन क्या था, जब स्ट्रिंग का एक एंड क्लोज होता था दूसरा एंड ओपन होता था, ऐसे कुछ मैंने बताया था ना स्ट्रिंग वाले केस में, जब दोनों एंड फिक्स होते थे तब, और जब एक एंड ओपन होगा एक एंड क्लोज रहेगा तभी मैंने बताया था, तो ये बिल्कुल वैसा ही कुछ है क्या। अब ये तुमको याद रखना है, nth केस में जो फॉर्मूला आया है ये तुमको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो बोलते हैं कि फिफ्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी और सेवेंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी ये है, कंपेयर करके बता दो। अब vs, अब क्या क्या बोलेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी ये है, सेवेंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी ये है, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर लो, तो वैल्यूज पुट करना है, l यहाँ पे अननोन क्या है, स्पीड ऑफ साउंड l, तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि अगर ये फॉर्मूला पता है तो, बिल्कुल। अच्छा, अब सेकंड में हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारे पास क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, इसी से मिलता जुलता है हमारे पास ओपन एंड ऑर्गन पाइप। फिर से स्क्रीन पॉज करूंगा और मैं ड्रॉ करूंगा, फिर एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट में देखो, अब बात करते हैं, क्लोज हो गया ना, अब ये बात करने वाले हैं ओपन एंड ऑर्गन पाइप के बारे में। अब ओपन एंड ऑर्गन पाइप में क्या होगा, दोनों के दोनों एंड्स इसके ओपन होने वाले, एंटी ये रिफ्लेक्शन होगा, स्टैंडिंग वेव बनेगा, ये सब हम जानते हैं।
अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर भी एंटी नोड आने वाला है, यहाँ पे भी एंटी नोड आने वाला है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट केस हो सकता है वाइब्रेशन के बाद वो यही होगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ का लेंथ है मान लो लैम्डा। अब ये जो लैम्डा लेंथ है, लैम्डा लेंथ में यहाँ से ये अगर नोड है तो यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 4, यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 4, तो ये जो टोटल लेंथ हो गया वो लैम्डा बाई 2 के बराबर हो गया क्या। जो लेंथ था उसमें लैम्डा बाई 2 लेंथ आ रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एल। अब यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं तो फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ के प्लेस में 2l लिख सकते हैं ना। अब सबसे सिंपलेस्ट केस का फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे सिंपलेस्ट केस का जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक ये बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं केस 2 के बारे में बात करूं तो केस 2 में क्या हो गया, मैंने एक लूप एक्स्ट्रा बना दिया, तो यहां से यहां लैम्डा बाई 4, फिर यहां से यहां लैम्डा बाई 2, फिर यहां से यहां लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 4 यहाँ पे 2 लैम्डा बाई 4 और यहाँ पे एक और लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 4 टाइम्स हो रहा है क्या। तो यहाँ पर एल लेंथ जो है वो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग है। अगर एल लेंथ लैम्डा के करस्पॉन्डिंग है तो सेकंड केस का जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो वीएस अपॉन एल आ जाएगा क्या। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो जो सेकंड केस का फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो फंडामेंटल वाले केस में 2 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो बेसिक वाले कंडीशन में जितने से भी मल्टीप्लाई करते थे उतने हार्मोनिक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा, सेकंड हार्मोनिक। या इसको क्या बोलेंगे, बेसिक से कितना एक्स्ट्रा लूप है, एक एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, बोल सकते हैं क्या ऐसा। अच्छा, फिर अगर मैं केस 3 के बारे में बात करूं, ये सब याद रखने की चीजें हैं, इसमें मैं और आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। केस 3 में अगर देखोगे तो देखो ये लैम्डा बाई 4, यहाँ पे 2 लैम्डा बाई 4 आ गया तो 3 लैम्डा बाई 4 हो गया, यहाँ पे फिर से 2 लैम्डा बाई 4 अगर आया तो 5 लैम्डा बाई 4, और यहाँ पर एक और लैम्डा बाई 4 तो 6 लैम्डा बाई 4। इसका मतलब एल जो है वो 6 लैम्डा बाई 4 के इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब लैम्डा कैन बी रिटन एज 2l डिवाइडेड बाई 3, ये लैम्डा को लिख सकते हैं। अब अगर मैं थर्ड वाले केस का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूं तो स्पीड ऑफ साउंड अभी भी vs है, और लैम्डा के प्लेस में लिख देते हैं 2l मल्टीप्लाइड बाई 3 ऐसा। तो ये बेसिक से कितना ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिक में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये थर्ड हार्मोनिक होगा, ये थर्ड हार्मोनिक होगा, या इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। अच्छा, इसका अगर nth वाला केस डिराइव करना होता तो nth वाले केसेस में क्या हो जाता, जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो थर्ड वाले केस में यहाँ पर कितने लूप थे, थर्ड वाला केस में 2 लूप था। अगर इसका nth केस देखना होगा तो nth केस वाले में क्या करेंगे, n लूप्स आ जाएंगे बीच में, तो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ पहले, nth वाले के लिए यहीं पे डायग्राम बना लेते हैं, डॉटेड डॉटेड दिखा देना, डॉटेड डॉटेड, और यहाँ पर कितने आ गए, बीच में n लूप्स आ गए। अगर बीच में अगर n लूप्स आ गए तो कैसे लिखेंगे, l जो है देखो ये लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4 तो है, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 प्लस n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2, n लूप्स है तो n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। तो जब यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा l, यहाँ पर हम लैम्डा बाई 2 अगर कॉमन बाहर निकाल दे तो n प्लस 1 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही, n प्लस 1 आ रहा है। अच्छा, अब अगर ये n प्लस 1 आ गया तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड अभी भी vs का है, और लैम्डा के प्लेस में क्या लिख देंगे 2l, और इधर आ जाएगा n प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास कौन सा ओवरटोन हो गया, n प्लस 1th, ये मेरे पास n प्लस 1th हार्मोनिक है, n प्लस 1th हार्मोनिक बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, बेसिक से कितना ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स है तो n लूप्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा nth ओवरटोन, हाँ या ना। या आप इसको ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी जो है अगर यहाँ पर n-1 लूप्स रखते हैं ना, मान लो अगर यहाँ पर आप ये भी नोट कर लेना, अगर यहाँ पे n-1 लूप रखता है तो जो nth केस का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ऐसा आता है, vs टाइम्स ऑफ n अपॉन 2l आता, तो n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको nth हार्मोनिक भी बोल सकते हो,
या n-1th ओवरटोन भी बोल सकते हो। तो दोनों में से कोई भी अगर आपको अच्छा लग रहा है आप उसको याद कर लो। अब इसमें क्या होगा, मान लो क्वेश्चन अगर आया, मैं बोलूंगा ये वाला फॉर्मेट याद रखना, ये वाला फॉर्मेट से ज्यादा अच्छा है, ये याद रखना। अब एग्जाम में दो क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैंने आपको दोनों ऑर्गन पाइप पढ़ा दिया, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप और ओपन एंड ऑर्गन पाइप। अगर मैं बोलूं कि थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप और थर्ड हार्मोनिक ऑफ ओपन एंड ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी कंपेयर करो, स्पीड ऑफ साउंड, लेंथ वेन दे दिया तो आप कंपेयर कर सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल, अगर nth केस याद रहेगा तो अपन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें nth केस ये याद रखना, nth केस ये याद रखना, ये मान लेना कि यहाँ पर n-1 लूप्स है, अगर n-1 लूप है तो केसेस ऐसा बन जाएगा। फिर और क्वेश्चन क्या करेंगे, और क्वेश्चन वो कैसे मिला देंगे। अब ये जो स्पीड ऑफ साउंड है, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है, यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखो तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास ऐसा आ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है √गामा RT अपॉन m0 और बाकी एज इट इज लिख दो। तो मैं टेम्परेचर अगर चेंज करना स्टार्ट कर दूं, मान लो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करना स्टार्ट कर दूं और बाकी सबको कांस्टेंट रख दूं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ टेम्परेचर होगा ना। इसका मतलब अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज हैं वो भी चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, उनके भी वैल्यूज चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हीट से मिला के बनते हैं। आप अपने पैकेज में क्वेश्चन देखना, आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो बेसिक। अब देखो यहाँ पर ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर गैसेस के लिए है, तो जैसे क्वेश्चन गैसेस में बनते थे टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, वैसे क्वेश्चन यहाँ पर भी बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे बस कंसेप्ट आपको मिलाना आना चाहिए। अगर मैं इस वाले चैप्टर में बोलूं तो आपको बस याद क्या रखना है कि अगर क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आएंगे, इवन हार्मोनिक्स नहीं आते। अगर ओपन एंड ऑर्गन पाइप है तो ओपन एंड ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक्स आते हैं। इसलिए तुम देखना जो भी म्यूजिकल डिवाइसेस होते हैं जो कॉलम टाइप के होते हैं वो ओपन एंड ऑर्गन पाइप होते हैं। जैसे शहनाई होगी, दोनों तरफ से खुला हुआ है, जहां मंत्री करे वहां से बजा लो। बांसुरी एज यूजुअल जहां मर्जी करे वहां से बजा लो। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या है, ओपन एंड और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे एरर करेक्शन पर, इसमें बात करेंगे एरर करेक्शन। अब बात करते हैं एंड करेक्शन। अब कभी कभी क्वेश्चन में देखना ना कि आपको क्या होगा ना, ये जो ऑर्गन पाइप है इसका रेडियस का वैल्यू दे दिया रखा होगा, ऑर्गन पाइप जो है उसका रेडियस का वैल्यू दे दिया रखा होगा। तो हम सोचेंगे क्यों भाई इसका रेडियस का वैल्यू क्यों दिया हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि यहाँ पर हमने बोला कि जैसे यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर कंप्रेशन आया, अगर यहाँ पर कंप्रेशन आया, फ्री एंड में अगर रिफ्लेक्शन होगा तो कंप्रेशन का क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन जाएगा, फेज चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्चुअल में जब तक ये कंप्रेशन हल्का सा बाहर नहीं निकलेगा, कॉलम से हल्का सा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक एयर तो इसमें एंटर कर ही नहीं पाएगा। हम तो यही मान लेते हैं कि जैसी कॉलम एंड हुआ, अभी तक हम जो देख रहे थे उसमें क्या मानते हैं, जैसी कॉलम एंड हुआ वैसे ही कंप्रेशन का रेयर फ्रैक्शन और ये वापस घूम के चला गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये जो कंप्रेशन है जब तक ये थोड़ा बाहर नहीं निकलेगा, कॉलम से थोड़ा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक रिफ्लेक्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ ये जो हल्का सा जो एक्स्ट्रा लेंथ ये मूव करता है ना, तो ये जो हल्का सा एक्स्ट्रा जो लेंथ मूव कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। मतलब एक्चुअल में ये जो हम एल यूज करते हैं ना, उसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव का मतलब है एल प्लस ई, ई स्टैंड्स फॉर एंड करेक्शन। अब एंड करेक्शन अगर मैं बात करूं ओपन एंड ऑर्गन पाइप में, अगर मैं बात करूं ओपन एंड ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन ई का एक्स्ट्रा जो लेंथ चलना पड़ सकता है वो इधर भी चलना पड़ सकता है और इधर भी चलना पड़ सकता है। तो जब भी ओपन एंड ऑर्गन पाइप आएगा तो आप एल इफेक्टिव को क्या ले लोगे, एल प्लस 0.6, अच्छा एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई ऐसा लिख लोगे। और ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, इसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ई का वैल्यू है 0.6 टाइम्स ऑफ आर। तो अगर मैं L का वैल्यू यहाँ पे रखूँ ना, L इफेक्टिव, तो L इफेक्टिव लिखेंगे जो भी कॉलम का लेंथ है प्लस 1.2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये L इफेक्टिव का वैल्यू यूज करना है। कब यूज करना है, कभी कभी क्वेश्चन में जब आपको ऐसा बोला जाए कि आपको एंड करेक्शन यूज करना है तब यूज करना, नहीं तो जब रेडियस का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा तब यूज करना। अगर रेडियस का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन तो अपने मन से कभी भी वैल्यूज का नहीं रखने वाले। अच्छा, उसी तरह अगर क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप होता, अगर क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप होगा तो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में क्या है, एक एंड तो क्लोज है,
तो यहाँ पर एंड करेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है, जो भी एंड करेक्शन होगा वो इस वाले एंड में हो सकता है क्या? तो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में एल इफेक्टिव के प्लेस में लिख देंगे एल प्लस ई मतलब एल प्लस 0.6 आर। अब ये एल इफेक्टिव का फॉर्मूला क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में यूज करना जब एंड करेक्शन लेने को बोला जाए, और ये एल इफेक्टिव का फॉर्मूला एल प्लस 1.2 आर यूज कर लेना जब ओपन एंड ऑर्गन पाइप में बोला जाए। इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन जहां जहां पर भी एल आ रहा था ना, वहां पर आप क्या कर दोगे? एल इफेक्टिव पुट कर दोगे। अब ये एंड करेक्शन क्यों आ रहा है? एंड करेक्शन आता है जब तक ये एयर का कॉलम, जैसे यहाँ पर जब तक ये एयर इस कॉलम से बाहर नहीं जाएगा तब तक इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। तो जो भी एक्स्ट्रा लेंथ ये मूव करेगा ना रिफ्लेक्शन होने के लिए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एंड करेक्शन। अब ओपन एंड ऑर्गन पाइप में इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, तो दोनों तरफ ओपन करेक्शन एंड करेक्शन हो सकता है। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज्ड है, सिर्फ एक एंड ओपन है, तो सिर्फ एक एंड से क्या होगा? करेक्शन होगा। जैसे क्वेश्चन, अगर एक मैं क्वेश्चन बोलूं तो देखो क्वेश्चन मेरे पास कैसा है कि फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन एंड ऑर्गन पाइप whose length is 2 meter and radius is 2 centimeter। अगर क्वेश्चन ऐसे बोला गया है कि एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपने को फाइंड करना है ओपन एंड ऑर्गन पाइप का, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फाइंड द fundamental frequency of open and organ pipe whose length is 2 meters and radius is 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, मान लो सॉल्व करना है। अब हम क्या जानते हैं कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपने को ओपन एंड ऑर्गन पाइप पे जानना है, तो ओपन एंड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी Vs/2L आया था, ऐसा कुछ आया था क्या? तो यहाँ पर L के प्लेस में आप क्या कर देना है? आप सिंपली अब यूज कर लेना F इक्वल्स टू Vs 2 डिवाइडेड बाई L इफेक्टिव। मतलब जो भी फॉर्मूला है जहां पर L यूज होता है वहां पर अब क्या कर देना है? एक टर्म ऐड कर देना है L इफेक्टिव बिकॉज ऑफ एंड करेक्शन। अब ये एंड करेक्शन हर क्वेश्चन में नहीं करना है, जिस क्वेश्चन में मेंशन होगा बस उसी में करना। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये मेरे पास देखो ऑर्गन एंड बहुत ही आसान है, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है उतना लिख लेना, याद कर लेना, उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा कुछ तूफानी नहीं आने वाला। अब ओपन एंड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, एंड करेक्शन अगर हो गया तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बीट। ओपन एंड ऑर्गन पाइप भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है बीट, जो भी वो भी क्या है? वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बीट्स। या इतना ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास से पढ़ाते हैं।